हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केप्लर्स लॉ। जी आपने सही सुना, केप्लर्स लॉ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जब भी मैं केप्लर्स लॉ की बात करता हूं तो इसमें टोटल 3 लॉ आते हैं। कितने लॉ भाई? तो 3 लॉ। दैट इज द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। इन्हें बोला जाता है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केप्लर्स लॉ। ये तीनों लॉ को हम क्या करेंगे भाई? तो प्रॉपरली डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन के साथ, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। पहले इन पे एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ के साथ जाएंगे। चलिए, तो जब हम स्टार्ट करेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लॉ है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, वो क्या है? द लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट मतलब क्या? इसके अंदर आपको ऑर्बिट के बारे में पता चलता है। केप्लर सेकेंड लॉ जो होता है, दैट इज द केप्लर सेकेंड लॉ। केप्लर सेकेंड लॉ जो होता है वो आपको क्या बताता है? द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। इसके अंदर हम एरिया को इक्वल करते हैं। किसको इक्वल करते हैं भाई? तो एरिया को इक्वल करते हैं। और इसके बाद आता है केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ इज इक्वल टू द लॉ ऑफ पीरियड्स। द लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड मतलब क्या भाई? तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है केप्लर्स का? फर्स्ट लॉ किसके बारे में बताता है? तो ऑर्बिट के बारे में। सेकंड लॉ किसके बारे में बताता है? द लॉ ऑफ इक्वल एरिया के बारे में। और थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है? द लॉ ऑफ पीरियड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज योर केप्लर्स फर्स्ट लॉ। जब हम केप्लर्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो केप्लर भाई ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था? देखो, अकॉर्डिंग टू केप्लर्स फर्स्ट लॉ, all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit having the sun at one of the foci। क्या बोला? वापस ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू केप्लर्स लॉ, ऑल दी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के आजू बाजू में क्या करते हैं? वो घूमते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल का मतलब क्या होता है भाई? तो अंडे का शेप। ऐसा अंडे का शेप रहता है। ऑर्बिट्स हैविंग द सन। सन को एक फोकस पे रखते हैं। तो चलिए अभी ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन समझते हैं। तो सबसे पहले देख भाई, केप्लर्स फर्स्ट लॉ की बात हम कर रहे हैं। यहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो ये आ गया, आपका आ गया भाई सन आ गया। सन के साथ फिर यहां पर हो गया प्लैनेट। इसे हम, ये हमारा प्लैनेट, बहुत प्यारा सा प्लैनेट, दैट इज अवर अर्थ। और ये आपका क्या भाई? तो सन है। फिर मैंने क्या बोला कि ये जो अर्थ है, ये क्या करेगा? इधर आजू बाजू में ऐसे घूमेगा। घूमेगा मतलब क्या बनाएगा? एक ऑर्बिट बनाएगा। देखो ये ऑर्बिट में घूम रहा है। अब ऑर्बिट में कैसे घूमता है? तो ऐसे घूमता है। आई होप आपको समझ में आया कि ये ऑर्बिट में कैसे घूम रहा है। जब ये ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये जो येलो वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है एलिप्स। क्या बोला जाता है भाई? तो एलिप्स। या फिर बोला जाता है एलिप्टिकल पाथ। क्या बोला जाता है? एलिप्टिकल पाथ में ये क्या कर रहा है भाई? तो रिवॉल्व कर रहा है। बराबर। अब जब भी एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है तो जैसे सर्कल है, सर्कल में क्या होता है? सेंटर। वैसे ही जब मैं एलिप्स की बात करता हूं तो एलिप्स में सेंटर ना होकर क्या होता है भाई? तो फोकस होता है। तो चलिए इसके फोकस को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, फिर ये एक लाइन ड्रॉ करें। फिर आप क्या करेंगे? ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को, यहां से आप एक एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, फिर एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो ये जो पॉइंट मिला हमें यहां पर सेंटर में, ये पॉइंट और ये जो सन वाला पॉइंट है, इसी को क्या बोला जाता है? तो भाई फोकस। तो जो सर्कल होता है, सर्कल में कितने सेंटर होते हैं? एक सेंटर होता है। और जब मैं एलिप्स की बात करता हूं तो इसमें कितने सेंटर होते हैं? तो 2 सेंटर होता है। तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ में यही बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर, क्या बोला जाता है फर्स्ट लॉ में? कि ये जो प्लैनेट है, ये इस सन के आजू बाजू में ऐसे घूमता है। और जब ये घूमता है तो ये कौन से पाथ में घूमता है? तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। और एलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है, इसका जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम नाम क्या देते हैं भाई? तो फोकस। और कितने फोकस रहते हैं? तो 2 फोकस रहते हैं। और 2 फोकस में से कोई भी एक फोकस पे कौन बैठा हुआ रहता है? तो सन बैठा हुआ रहता है। बस इतना केप्लर्स का फर्स्ट लॉ बोलता है। तो आई होप आपको ये केप्लर्स का फर्स्ट लॉ समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर केप्लर सेकंड लॉ। चलिए, जब हम केप्लर सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो केप्लर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? ध्यान से सुनने का। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये ना, ये जो लॉ है ना, ये बहुत ही बोलते हैं ना दिमाग वाला लॉ है। इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज। क्या स्वीप करता है? स्वीप का मतलब है कि कवर करना। स्वीप का मतलब क्या भाई? तो कवर करना। कवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम। अब ये स्टेटमेंट से तो कुछ सर मजा नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एनिमेटेड फॉर्म में देखेंगे कि क्या ये लोग बोल रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द केपलर सेकंड लॉ। सबसे पहले आपका आएगा सन, फिर सन के बाद आपका नेक्स्ट बंदा कौन आएगा, तो अर्थ आएगा। अब अर्थ क्या करेगा, अर्थ क्या करता है, अब भी हम लोग ने केपलर्स फर्स्ट लॉ में बात किया था कि अर्थ इसके आजू बाजू में ऐसे गोल गोल घूमेगा। अब ये गोल गोल घूमेगा मतलब कैसे घूमेगा, तो देखो ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, और जब ये ऐसे घूमता है तो वो क्या बनाता है, ऑर्बिट बनाता है, बराबर। अब ये जो ऑर्बिट है, जब प्लैनेट यहां पर रिवॉल्व कर रहा था, बराबर, जब ये सन रिवॉल्व कर रहा था तो थोड़े टाइम के लिए वो इधर पहुंचा रहेगा, फिर 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 इधर पहुंचा रहेगा, तब जाके वो इस पोजीशन पे आया, बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम प्लैनेट्स के पॉइंटर्स मार्क करेंगे। तो एक पॉइंट देखो इधर आएगा, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। तो सपोज ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पर प्लैनेट था, फिर सॉरी यहां से कंसिडर करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये जो आप करेगा ये ई पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि प्लैनेट जब मूव कर रहा था तो यहां से वो ए पॉइंट पे गया रहेगा, फिर बी पे गया रहेगा, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे। अब हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। तो यहां से मुझे ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, बराबर। अब जब मैं ये लाइन को ड्रॉ करूंगा तो लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, देखो हर एक पॉइंट को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। जब मैंने हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो इनके बीच में जो ये एरिया बचता है ना, ये एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज मैंने इसको नाम दिया एरिया 1 और ये वाले पैटर्न को मैंने नाम दिया क्या भाई, तो एरिया 2 और इसको नाम दिया मैंने एरिया 3। तो जब भी आप केपलर सेकेंड लॉ बोलेंगे तो इसमें एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3 होगा। अब आप बोलेंगे सर इसका जो साइज है, इसका साइज अलग है और इसका साइज अलग है, इसका भी साइज अलग है, तो ये कैसे हो रहा है कि इनमें जो एरिया कवर हो रहा है वो एरिया इक्वल है। हाउ इज इट पॉसिबल कि इसमें एरिया इक्वल है, यहां पर तो एरिया अलग लग रहा है और यहां का एरिया ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्यादा एरिया भी सेम टाइम में कवर कर रहा है और ये कम एरिया भी सेम टाइम में कवर कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल, तो चलिए इसके हम रीजन को चेकआउट करते हैं और देखते। तो इसके ना यहाँ पर दो पोजीशन होते हैं। सबसे पहला पोजीशन तो ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है इसको आप क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है तो अपोजी। और ये जो फारदेस्ट डिस्टेंस है, फारदेस्ट डिस्टेंस मतलब कौन सा, फारदेस्ट डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है भाई, तो पेरीजी। क्या बोला जाता है, पेरीजी। और ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है, तो अपोजी। अब ये अपोजी और पेरीजी की वजह से इनका जो स्पीड रहता है वो स्पीड क्या होता है भाई, तो चेंज होता है। तो लेट्स हम इसके रीजन को चेकआउट करते हैं। चलिए क्या बोला, देखो एज द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर। आपको पता है ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, ऑर्बिट सर्कुलर नहीं मतलब क्या, ऑर्बिट ऐसा है, ऑर्बिट ऐसा सर्कल नहीं है। और अगर सर्कल नहीं है तो प्लैनेट का जो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, प्लैनेट जिसकी वजह से मूव कर रहा है इज नॉट कांस्टेंट। वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या, अगर हम बैक जाकर चेकआउट करें कि ये जब प्लैनेट यहां से यहां मूव कर रहा है तो ये कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से मूव नहीं कर रहा है। कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी इसका मूवमेंट वाला एनर्जी वो सेम है, बट वो सेम नहीं, वो हर एक पोजीशन पे क्या हो रहा है भाई, तो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे वो प्लैनेट आगे बढ़ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो इसकी वजह से ना दो पोजीशन मैंने आपको बताया, ये सपोज आपका यहाँ पर सन है तो ये जो डिस्टेंस रहता है इसको क्या बोला जाता है, तो भाई अपोजी द नियरेस्ट डिस्टेंस। और ये रहता है फारदेस्ट डिस्टेंस आपका क्या रहता है, तो भाई पेरीजी रहता है। तो ये अपोजी और पेरीजी पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो डिफर कर जाता है। अब चलो चेकआउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियर द पेरिलियन। पेरिलियन मतलब क्या, नियर द पेरीजी। जब पेरीजी पे रहता है आपका प्लैनेट तो उस टाइम पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। जब भी ऑब्जेक्ट आपका पेरिलियन मतलब क्या, पेरीजी पर है तो पेरीजी पर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा, तो मोर स्पीड। इसके लिए वहां पर वो डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर करता। तो इसके बाद आपका सेकंड पोजीशन कौन सा था, तो भाई अपोजी वाला पोजीशन था जिसको बोला जाएगा एपीलियन। तो नियर द एपीलियन में क्या होगा, मोर, यहां पर मोर काइनेटिक एनर्जी था तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तो मोर की जगह क्या आ जाएगा, लेस काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो स्पीड भी क्या रहेगा, लेस रहेगा। इसीलिए जब हम प्लैनेट के एरिया की बात करते हैं तो वो अगर डिस्टेंस कम भी था, सपोज ये हमने प्लैनेट का बात की और यहां पर सेंटर में सन है बराबर और प्लैनेट मेरा इधर है बराबर, ये ऑर्बिट है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, फिर भी इन दोनों का एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, पेरीजी, और ये कौन सा पोजीशन है, अपोजी। यहां पर स्पीड ज्यादा है और यहां पर स्पीड कम है, इसके लिए दोनों का एरिया जो कवर होगा वो क्या होगा भाई, तो सेम होगा। तो आई होप आपको केपलर्स का सेकंड लॉ भी समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज योर केपलर्स थर्ड लॉ। चलिए जब हम केपलर्स थर्ड लॉ की बात करते हैं तो ये जो थर्ड लॉ होता है ये हमें रिलेशन देता है बिटवीन द डिस्टेंस एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो चलो देखते हैं।
सबसे पहला क्या रहेगा, देखो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस, या फिर ये सेमी मेजर एक्सिस को आप क्या बोल सकते हो, क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है भाई, तो डिस्टेंस। वापस एक बार, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय टी ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, कौन घूम रहा है, तो प्लैनेट अराउंड द, कहां पर घूम रहा है, अराउंड द सन घूम रहा है, इन एन कौन सा ऑर्बिट, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को दूसरा नाम क्या दिया भाई, तो डिस्टेंस। लेट्स, अब इसको हम चेकआउट करते हैं। चलिए, तो अब इसको हम चेकआउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के साथ चेक करते हैं और समझते हैं। तो ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या होता है आपका, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, मतलब क्या, टाइम पीरियड उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, मतलब क्या, जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा उसका क्यूब। तो चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, समझते हैं व्हाट इज द केप्लर्स थर्ड लॉ। जब मैं केप्लर्स थर्ड लॉ की बात करता हूं तो ऐसा कुछ डायग्राम यहां पर आपको दिखने को मिलेगा। अब तो ये डायग्राम आपको हैबिट हो गई रहेगी। देख भाई, यहां पर ये क्या है, फोकस है, दिस इज योर फोकस, और ये क्या है, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। देखो प्लैनेट इधर है, ये प्लैनेट ऐसे ऑर्बिट में, ग्रीन ऑर्बिट में घूम रहा है। ये मैंने क्या बोला, तो इसका ये सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। और इसके बाद ये जो ग्रीन वाले लाइन में घूम रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑर्बिटल टाइम। ऑर्बिटल टाइम मतलब टी मतलब क्या, ऑर्बिटल पीरियड है, बराबर। अब जब आप ये घूम रहा है, कौन घूम रहा है भाई, तो ये प्लैनेट जब यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, तो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है उसका जो स्क्वायर रहेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो सॉरी, ये पूरा डिस्टेंस क्या आपका मेजर, तो ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, तो भाई 2r है, 2r है। और इसका जब मैं हाफ करूंगा तो क्या मिलेगा, r मिलेगा, और उसका मुझे क्या लेना है, क्यूब लेना। तो ये आपका केप्लर का थर्ड लॉ बोलता है, दैट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। मीन डिस्टेंस मतलब क्या, ये लोग रेडियस की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये वाला रेडियस दिख रहा है और ये वाला रेडियस दिख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा कि हमने क्या बात किया केप्लर्स थर्ड लॉ में। केप्लर्स थर्ड लॉ को और अच्छे से अगर हम डिराइव करें तो क्या बोला, देखो कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर मैं दो प्लैनेट की बात करता हूं तो ये वन होगा T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 क्यूब। सिमिलरली T2 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब। अब जब आप दोनों का रेशियो लेंगे, मतलब ये वाला जो बंदा जब ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन R क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कंसिडर करेंगे तो T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। मतलब इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, दैट रेशियो शुड बी कांस्टेंट, मतलब 1 होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में केप्लर्स के तीनों लॉ समझ में आ गए रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहे हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो देख भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसी ही चीजें अब आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए साइंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।